एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हमने आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन था, जो कि 50 नंबर का आप लोगों से पूछा जाना था, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अभी पीआरटी वाले बच्चों के भी एक दो कमेंट्स आए हैं, ज्यादा तो नहीं आए, एक दो कमेंट्स मैंने देखे थे कि मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आरआरबी पीआरटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है वो भी कवर करवा दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि केवीएस पैडागोजी जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए है, सभी के लिए है। केवीएस की पैडागोजी का सेम सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए। और आरआरबी पीआरटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है वो केवीएस की पैडागोजी से बिल्कुल डिट्टो सिलेबस है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक एक सब टॉपिक मैच होता है। वही सिलेबस केवीएस पैडागोजी का है और वही आरआरबी पीआरटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है उसका सिलेबस है। तो ये दोनों के लिए सीरीज साथ साथ चल रही है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आरआरबी पीआरटी वाले बच्चे हैं वो पहली यूनिट में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूं और दूसरी यूनिट भी ऑलमोस्ट होने वाली है। और आप लोगों को बता दूं कि अब मतलब 5 सेक्शन है, इसमें 5 यूनिट है। तो जो 2 यूनिट है, पहली पहली और दूसरी, वहां से 40 नंबर का आपको पूछा जाएगा। 40 नंबर का पेपर इन 2 यूनिट में से कवर होगा। जो 10 नंबर बच गए वो 3 यूनिट में से कवर होगा। तो वेटेज किसका है? पहली और दूसरी यूनिट का है। ठीक है, अगर 2 यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका 40 नंबर का पेपर मतलब मैंने करवा दिया है। कोशिश करूंगी कि मैं पीछे वाली यूनिट भी कवर करवा सकूं। तो मेन जो पोर्शन है वो पहला और दूसरा यूनिट है, जो कि मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवा रही हूँ। तो केवीएस पैडागोजी और आरआरबी पीआरटी की जो सेकंड यूनिट है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, दूसरी यूनिट मैंने स्टार्ट कर रखी है। बहुत सारे सब टॉपिक्स में करवा चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, यानी कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप किस तरह के मटेरियल, किस तरह के रिसोर्सेज का यूज करेंगे। कौन कौन सी रिसोर्सेज हो सकते हैं भाई? इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैं कोई भी मटेरियल यूज कर सकती हूँ। मैं पीपीटी का यूज कर सकती हूँ, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कर सकती हूँ, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, मतलब कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल मैं यूज कर सकती हूँ। क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, किस तरह के रिसोर्सेज का आप प्रयोग करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता क्या है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं उसको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इनहेंस किया जा सके, यानी कि आप बेहतर तरीके से बच्चों को चीजों को कन्वे कर सके। भाई एक चीज आप बोलकर बता रहे हैं, एक चीज को आप मतलब दिखा भी रहे हैं, पीपीटी के थ्रू आप दिखा भी रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं और साथ साथ आप समझा रहे हैं, तो उससे बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर होती है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो मटेरियल होता है, वो टूल्स होते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर किया जा सके, इनहेंस किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर तरीके से हो सके। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी हम कह सकते हैं या इसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कह सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब भी क्या है कि भी टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इनहेंस करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कह सकते हैं। अब ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये क्या करता है? वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है, ताकि मतलब एक रेंज प्रोवाइड करता है किसके बारे में? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि बच्चों को कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। यानी कि पहले बच्चे डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें सीखेंगे, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाना है, या हम कह सकते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। ठीक है, जैसे अगर हम जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी अगर हम बात करें, तो जीन प्याजे ने भी क्या किया है? बच्चों को पहले कॉन्क्रीट चीजों से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाना है। ठीक है, यानी कि पहले डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का प्रयोग किया है उन्होंने भी। उनकी जो 4 स्टेजेस है लर्निंग की वो आप देखेंगे तो उसमें भी यही प्रोसेस है। तो एडगर डेल का नाम आप याद रखेंगे। इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस की बात की है, यानी कि इन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एक कोन की शेप में अरेंज किया है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पर ज्यादा मतलब जो डायरेक्ट वाली चीजें हैं, फिर उसके बाद कम 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 इस तरह से होती चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि बच्चा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ चीजें सीखता है, यानी कि जो बच्चा काम खुद करके देखता है, खुद करके सीखता है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो ज्यादा देर तक रिटेन कर सकता है, बजाय की एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हम कह सकते हैं। यानी कि सिंबल्स के थ्रू चीजें ज्यादा याद नहीं रहती, बच्चा खुद करके
करके देखते हैं उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने कॉन्क्रीट, सेमी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस की बात की है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होते हैं, यानी कि जिसको हम खुद करके देखते हैं, डायरेक्टली हम वो काम खुद कर रहे हैं, जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन, भाई खुद आप डेमो दे रहे हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज, हाथ से जो भी काम करके देखते हैं। सेमी कॉन्क्रीट में क्या आ जाएगा, आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, जैसे आइकन्स के थ्रू चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कंप्यूटर्स में भी छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है, कट करना, तो वीडियोस, ड्रामेटाइजेशन, मॉडल, चार्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, ये किस में आ जाएंगी, आइकन्स में। और एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा टोटली सिंबॉलिक, जैसे 2+2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये इमेज हमारे दिमाग में बन चुकी है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। ठीक है, यानी कि आप इनको वो नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो वर्बल सिंबल्स हो गया, रीडिंग लिसनिंग हो गया, लेक्चर हो गया, रिटन टेक्स्ट किताब में जो लिखा हुआ वो आपने पढ़ लिया, वो सिंबल्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो इनका जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्या है, मतलब उसका मेन आइडिया क्या है, कोर क्या है उसका, कोन ऑफ एक्सपीरियंस का, द मोर डायरेक्ट एंड कॉन्क्रीट द एक्सपीरियंस द बेटर द लर्निंग एंड रिटेंशन। भाई जितना ज्यादा आप डायरेक्ट चीजों को करके देखेंगे, यानी कि डायरेक्ट और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बेहतर होंगे रादर देन एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। ठीक है, यानी कि उस चीज को बच्चा ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकता है, यही इनका कोन ऑफ एक्सपीरियंस में बताया गया है, ये इनका कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। तो एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस इनका क्या है, इसको समझ लीजिएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक है पीपल जनरली रिमेंबर, यानी कि कितना लोगों को याद रहता है, लर्नर्स आर एबल टू, यानी कि लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी चीज अगर बच्चा खुद परफॉर्म करके सीखता है, खुद प्रैक्टिकली वो करके देखता है, तो उसका 90% वो याद रख पाता है। दूसरा क्या है, व्हाट दे से एंड राइट, मतलब लिख कर भी वो देखता है, बच्चा क्या करता है, पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन वर्कशॉप, रोल प्ले इन अ सिचुएशन, यानी कि हम कहते हैं ना कि बच्चे को बार बार लिख कर देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स द मैन एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो लिख कर जब चीजों को करके देखता है तो उसका 70% वो याद रख पाता है, यानी कि अगर बार बार प्रैक्टिस कर रहा है लिखकर। 50% व्हाट दे सी एंड हियर, यानी कि सिर्फ जो देखकर और सुनकर चीजें करता है तो उसका 50% याद रहता है, और सिर्फ देखकर चीजें करता है तो उसका सिर्फ 30% बच्चा रिटेन कर पाता है, और सिर्फ बच्चे ने सिर्फ चीज को सुना है तो उसका सिर्फ 20% ही वो याद रख पाता है। अगर बच्चे ने सिर्फ कोई चीज पढ़ी है तो उसका सिर्फ 10% ही वो रिमेंबर कर पाता है, उतना रिटेन कर पाता है। दूसरी तरफ क्या है, लर्नर्स आर एबल टू, यानी कि लर्निंग आउटकम क्या रहेंगे। भाई अगर बच्चा सिर्फ पढ़कर और सुनकर चीजें कर रहा है तो वो उस चीज को डिफाइन, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, अगर उसने चीजें देखी हैं तो वो क्या एक्सप्लेन कर पाएगा, लर्निंग आउटकम क्या रहेंगी, वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, प्रैक्टिस कर पाएगा। अगर बच्चे ने खुद करके चीजें सीखी हैं, कॉन्क्रीट की अगर हम बात करते हैं, तो वो एनालाइज भी कर पाएगा, डिजाइन, क्रिएट और इवेल्युएट कर पाएगा। ठीक है, तो ये इनका कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। दूसरी इमेज बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर भी वही सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद बात करेंगे पर्पस ऑफ यूजिंग टीएलएम। भाई क्यों हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करते हैं, इसका पर्पज क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। यानी कि बच्चे क्या करेंगे, हेल्प्स लर्नर्स टू लर्न विद ईज एंड एफिशिएंसी, यानी कि बच्चों को आसानी और दक्षता से सिखाने में बच्चे एफिशिएंट हो पाते हैं, उस चीज को अच्छे से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, लर्निंग को रियल, प्रैक्टिकल और फन बनाता है, यानी कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसको बेहतर तरीके से उनकी समझ बच्चों में पैदा होती है और रिटेन कर पाते हैं वो चीज को, अगर आप प्रैक्टिकली कोई चीज बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, यूज टू इलिस्ट्रेट और रीइंफोर्स अ स्किल, फैक्ट और आइडिया, किसी भी स्किल, फैक्ट और आइडिया को रीइंफोर्स करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि वो चीज बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा कुछ और मेन पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, यानी कि लर्नर्स को मोटिवेट करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में हेल्प करता है, होलिस्टिक लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, क्लासरूम टीचिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड को चेंज करने के लिए फैसिलिटेट करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, और लर्निंग को फन बनाता है। तो ये क्या रहेगा, पर्पज रहेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज या टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो यूजुअली 3 टाइप्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। थोड़ा सा ग्राफिक फॉर्म में हम इसको समझ लेते हैं, यानी कि 3 तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम बात करते हैं। ऑडियो, यानी कि ऑडियो में सिर्फ चीजें बच्चे सुनकर सीख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। दूसरा, विजुअल में बच्चों को आप दिखा रहे हैं कि भाई आप
सिर्फ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ काम करवा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं विजुअल, ठीक है। ऑडियो विजुअल का मतलब आप मतलब बोल भी रहे हैं और आप दिखा भी रहे हैं। जैसे मैं ये आप लोगों को साइड में पीपीटी के थ्रू आपको समझा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ और विजुअल भी आपको दिखा भी रही हूँ, प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल। अब विजुअल की अगर हम बात करें तो इसके टू टाइप्स होते हैं, एक प्रोजेक्टेड यानी कि जिसमें प्रोजेक्टर्स का हम प्रयोग करते हैं। अब प्रोजेक्टेड में आपका स्टिल और मूविंग पिक्चर्स भी आ जाएंगी, ठीक है। स्टिल का मतलब जिसमें जो पिक्चर्स है वो स्टिल है, मूव नहीं करी। दूसरा मूविंग वाली पिक्चर्स भी हो सकती है जिसमें विदाउट ऑडियो और ऑडियो वाली भी आ जाएंगी। और नॉन प्रोजेक्टेड में आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आ जाएगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ऑडियो की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, यानी कि जो ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सर्वे सामग्री में क्या क्या आएगा, ह्यूमन वॉइस, जैसे मैं टीचर हूं, मैं बोलकर बच्चों को समझा रही हूँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया, ऑडियो डिस्क या टेप हो गया, ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, पॉडकास्ट क्या हो गया, ये सारे क्या है, ऑडियो टीएलएम। इसके बाद है विजुअल टीएलएम यानी कि दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री दो तरह की होती है, एक नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड। तो नॉन प्रोजेक्टेड में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। 2 डायमेंशनल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट, पोस्टर, मैप, डायग्राम, ठीक है, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, मतलब आप बच्चों को दिखा रहे हैं, ठीक है, या ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो 2D में आ जाएगा। 3D में मतलब पूरा का पूरा चारों तरफ से चीजों को आप घुमा फिरा के कैसे भी आप दिखा सकते हैं। जैसे बॉल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो बॉल को ओरिजिनल बॉल लाकर मैं बच्चों को दिखा रही हूँ, वो 3D आ गया, ठीक है। मॉडल्स हो गया, ग्लोब हो गया, डायरामा हो गया, ठीक है, रिलीफ मैप्स हो गया, स्पेसिमेंस हो गया, कोई नमूना है किसी चीज का, मतलब जैसे ताजमहल के बारे में आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो एक छोटा सा नमूना आप बच्चों को दिखा सकते हैं, पपेट हो गया, होलोग्राम हो गया। तो ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स है। दूसरा क्या है, प्रोजेक्टेड विजुअल्स। प्रोजेक्टेड में क्या क्या आ जाएगा, यानी कि आप प्रोजेक्टर का यूज करें, आप स्क्रीन का यूज करें, जैसे स्लाइड्स, फिल्म स्क्रिप्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, माइक्रो फिल्म्स, माइक्रो कार्ड्स, ये क्या है जिसमें आप प्रोजेक्टर का यूज करें, ये भी विजुअल टीएलएम। इसके बाद है ऑडियो विजुअल टीएलएम, यानी कि आप ऑडियो का भी प्रयोग कर रहे हैं और विजुअल का भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाए, मतलब आप बोल भी रहे हैं और साथ साथ आप दिखा भी रहे हैं। इसमें मोशन पिक्चर्स आ जाएंगी, टेलीविजन, वीडियो डिस्क या कैसेट्स आ जाएंगी, स्लाइड, टेप, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें जहां पर आप बोल भी रहे हैं और आप बच्चों को प्रेजेंट भी करें, दिखा भी रहे हैं पीपीटी के। तो अभी हमने देखा कि भाई 3 तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ऑडियो, विजुअल और ऑडियो विजुअल, ठीक है। अब देखिए ऑडियो में हमने कौन कौन से रिसोर्सेज देखे, विजुअल में कौन कौन से, ऑडियो विजुअल में कौन कौन से। तो कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे रिसोर्सेज में हमने चार्ट की भी बात की है, प्रोजेक्टर्स की भी बात की है, बुक्स की भी बात की है, ऑडियो वीडियो की भी बात की है, ठीक है। तो जो मेन मेन रिसोर्सेज हैं, कई बार जैसे मैप की हमने बात की, मॉडल्स की बात की, तो मैप से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज जो यूजुअली यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे टेक्स्ट बुक, कई बार क्या होता है कि एक गुड टेक्स्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। 3 आपको गलत दे देंगे, एक सही दे देंगे। तो आपको जब आपको पता होगा कि भी टेक्स्ट बुक की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छी पुस्तक में क्या क्या, पाठ्य पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज है। टेक्स्ट बुक्स बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, विदाउट टेक्स्ट बुक के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि प्रमाणिक विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल कंटेंट होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल प्रेजेंटेशन स्टाइल, जो कि आजकल एनसीईआरटी की बुक्स में आपने देखा होगा, ठीक है, कन्वर्सेशन के रूप में चीजें होती हैं। यूज ऑफ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, भी एग्जांपल्स और समझाने के लिए बच्चों को उदाहरण और चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक्टिविटीज एंड केस स्टडीज होनी चाहिए। कंटेंट दैट मोटिवेट लर्नर्स, मतलब कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छी टेक्स्ट बुक में सारी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बात करेंगे हम, ग्राफिक मटेरियल की अगर हम बात करें, वो भी तो रिसोर्सेज है। ग्राफिक मटेरियल में आपके मैप्स और चार्ट्स आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, मैप्स के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, आपको 3-4 दे देंगे, एक गलत दे देंगे कि भाई ये मैप का टाइप है कि नहीं। अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, ठीक है, जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, इकोनॉमिक मैप, सोशल मैप, हिस्टोरिकल मैप, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल मैप की बात करें, भाई आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे पूछ लिया जाएगा क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, रेनफॉल, इनमें से कोई एक भी चीज दे दी कि क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो आप किस तरह की मैप का यूज करेंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल। तो आपको पता होगा कि क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, रेनफॉल के लिए हम फिजिकल मैप का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल मैप मतलब स्टेट और कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसके लिए हम पॉलिटिकल मैप का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक से रिलेटेड क्रॉप्स, लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट, इसके लिए हम इकोनॉमिक मैप्स का प्रयोग करते हैं। सोशल मैप्स लिटरेसी रेट, लैंग्वेज,
ट्राइब्स के लिए हम सोशल मैप का, और हिस्टोरिकल मैप हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, एम्पायर्स, रूट्स, वॉल, स्ट्रीट, सीन, सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोरिकल मैप्स का। इसी तरह से चार्ट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे प्रोसेस चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल, टाइम चार्ट, ट्री चार्ट, सीक्वेंस, टेबुलर, जो श्रेणी वगैरह बनाने के लिए चार्ट हम यूज करते हैं, स्ट्रीम चार्ट। तो अलग अलग टाइप के चार्ट्स और अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, ये आपको बस एक बार बेसिकली पता होना चाहिए। मॉडल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ मॉडल्स वर्किंग होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग होते हैं। जैसे स्टेशनरी मॉडल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, नॉन वर्किंग है। जैसे आपने आंख का चित्र बना दिया, ठीक है, आंख का मॉडल, वो क्या है, नॉन वर्किंग है। वर्किंग मॉडल में जैसे आपने सोलर सिस्टम बना दिया, सोलर सिस्टम का मॉडल बना दिया, ठीक है, सम और ऑल पार्ट्स मूव टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोसेस, मतलब उसमें आप डेमो देके दिखा रहे हैं जब आप सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते हैं। कोई और भी जो वर्किंग मॉडल, बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स होते हैं। इसके बाद ऑडियो और वीडियो मटेरियल, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं, ऑडियो में क्या क्या आ जाएगा, वीडियो में क्या क्या आ जाएगा, ये आपको पता है। इसके बाद बात करेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट मटेरियल, मतलब जो स्पोर्ट मटेरियल है वो भी टीचिंग को अफेक्ट करता है। किसके आधार पर, कि भाई जो स्पोर्ट मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसकी वैरायटी क्या है, उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी क्या है। यानी कि अवेलेबिलिटी, वैरायटी, क्वालिटी और एक्यूरेसी के आधार पर वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। क्या क्या हो सकता है स्पोर्ट मटेरियल में, जैसे टेक्स्ट बुक की हमने बात की, आजकल ई बुक्स का भी प्रयोग किया जाता है, वॉल चार्ट जो लटकाने वाले चार्ट्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स आ गया, माइक एंड साउंड सिस्टम हो गया, वर्क बुक हो गया, ये क्या है, ये सारा का सारा स्पोर्ट मटेरियल है। इसके अलावा और भी बहुत तरह का स्पोर्ट मटेरियल हो सकता है, यानी कि जो भी बच्चों को आप समझाने के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सब किस में आ जाएगा, स्पोर्ट मटेरियल में। आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, बच्चा जैसे पीपीटी के थ्रू समझ रहा है तो पीपीटी भी वो लिख सकता है। तो बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, कितने तरह की होती हैं, तो मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती है, प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होती है, यानी कि जहां पर प्रोजेक्टर का यूज किया जा रहा है, यानी कि प्रक्षिप्त प्रोजेक्टेड शिक्षण सामग्री वह होती है जिसे किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है। दीज आर टूल्स दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिकल और लाइट प्रोजेक्शन टू डिस्प्ले कंटेंट, यानी कि कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए क्या किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है, प्रोजेक्टर का यूज किया जा रहा है। इसमें अब मुख्य रूप से 3 तरह के प्रोजेक्शन का हम बात करते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्शन। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या क्या आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट प्रोजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स, ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। यानी कि इसमें जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर की हम बात करते हैं तो यूज टू प्रोजेक्ट फोटोग्राफिक स्लाइड्स ऑन अ स्क्रीन, यानी कि जैसे आप क्लास में कभी भी स्कूल में जाएंगे तो साइड में एक जो स्मार्ट बोर्ड लगा होता है उसमें क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फोटो चलता रहता है, तो वो क्या है, वो स्लाइड्स में मतलब चीजों को डिस्प्ले किया जा रहा है। इसी तरह से फिल्म प्रोजेक्टर, ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन में आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट में इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसीज होती है उनको वॉल या स्क्रीन के ऊपर, जैसे कोई भी डायग्राम या जो मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स है, उनको डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का। ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन है। तीसरा क्या था, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन में क्या जाएगा, ओपेक प्रोजेक्टर और एपीडियास्कोप, या जिसको हम एपिस्कोप भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपको दे देंगे एपीडियास्कोप, ये किस तरह का प्रोजेक्शन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड, तो आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, और इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मेन ये एग्जांपल्स याद रखिएगा कि भाई एपीडियास्कोप किस में आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस तरह का प्रोजेक्शन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या जो फिल्म प्रोजेक्टर है वो किस प्रकार का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 तरह के प्रोजेक्शन की हमने बात की है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन। दूसरा क्या था, नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, यानी कि जिसमें आप प्रोजेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, बिना किसी उपकरण के डायरेक्टली आप चीजों को देख पा रहे हैं, यानी कि दीज मटेरियल्स डू नॉट रिक्वायर प्रोजेक्शन एंड कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, मतलब डायरेक्टली आप चीजों को देख पा रहे हैं, जैसे चार्ट्स, पोस्टर, मैप, व्हाइट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, स्पेसिमेन, ग्लोब, पिक्चर्स, 3D मॉडल्स, ये क्या आ जाएंगे, ये नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई जो ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, इनको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स इनको प्रभावित करेंगे, यहां से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यानी कि शिक्षण सुविधाओं के चयन को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ ऑडियंस, भाई ऑडियंस का नेचर क्या रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को ये सिलेबस करवा रही हूँ तो मुझे बेसिकली पता है कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो
एटलीस्ट बीए बीएड करके आए हैं, हो सकता है मास्टर भी कर रखा, बीए बीएड तो है ही है वो, ठीक है, बीए या बीएससी बीएड हो सकते हैं, तो बीएड तो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। यानी कि मेरे जो भी बच्चे जो देख रहे हैं उनका क्या है, ऑडियंस का नेचर क्या है, किस उनका एज लेवल क्या है, बैकग्राउंड क्या है उनका, ठीक है, मतलब बेसिकली लर्नर्स की एज क्या है, उनका लेवल क्या है, ये तो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं किनको पढ़ा रही हूँ, पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, तो बच्चे बीएड करके आए हुए हैं, ठीक है। साइज क्या रहेगा ऑडियंस का, वो भी प्रभावित करेगा कि भाई अगर लार्ज ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, एक मैं 40-50 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एक 4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो 40-50 बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं प्रोजेक्टेड एड्स है उनका प्रयोग कर सकती हूँ, या जो छोटा ग्रुप है उसको डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ उसको, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू मैं चीजें कर सकती हूँ। टीचिंग ऑब्जेक्टिव भी का भी मैटर करेंगी, यानी कि सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर गोल इज नॉलेज स्किल और एटीट्यूड डेवलपमेंट, भाई किस तरह के बच्चों में नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना है, एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना है, तो वो चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बाद नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब जैसे मैथ पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीजें भी मैटर करेंगी कि भाई जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस मैथ हो गया, वहां पर आप 3D एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, थ्योरेटिकल के लिए आप चार्ट्स और टेक्स्ट बुक का प्रयोग कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, भाई मैं कोई चीज करवाना चाह रही हूँ, जैसे कोई छोटी चीज है तो उसको मैं चार्ट के थ्रू या किसी मतलब ऐसी चीज है जो मैं 10-20 रुपए में खरीद के लिए आई हूँ, बच्चों को मैं समझा सकती हूँ, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे को कोई ऐसा बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि मैं बच्चों को उसके थ्रू चीजें समझाना चाह रही हूँ लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी सेलेक्ट एड्स बेस्ड ऑन व्हाट इज इजीली अवेलेबल इन द स्कूल, मतलब ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि भाई फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, कि भाई 40-50 हजार रुपए खर्च करके तो मैं बच्चों को समझाने के लिए खरीद कर नहीं लाऊंगी, या स्कूल में भी वो चीज नहीं है, तो वो उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। रिलेटिव कॉस्ट, यानी कि लो कॉस्ट एंड रीयूजेबल मटेरियल्स आर ऑफन प्रेफर्ड, मतलब कॉस्ट क्या रहेगा वो भी तो ध्यान में रखना है कि भाई कम से कम कॉस्ट वाली चीज हो और उसको हम रीयूज भी कर सके, इस तरह का मटेरियल प्रेफर किया जाता है ताकि बच्चों को बार बार समझाने के लिए उस मटेरियल का यूज किया जा सकता है, तो रिलेटिव कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे व्हाट टू डू टू कलेक्ट रिसोर्सेज, भाई ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यूज लोकल लो कॉस्ट मटेरियल्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज का प्रयोग करना है कि जो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाए, ठीक है, यानी कि स्थानीय लोकल मटेरियल, यूज लोकल लो कॉस्ट मटेरियल का प्रयोग करना है, स्थानीय कम लागत वाली सामग्री का उपयोग करें, जैसे हम क्लास में भी बच्चों को बोलते हैं ना वेस्ट मटेरियल से ये सारी ये वाला मॉडल बना के लाना है, किसका प्रयोग करना है, वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यूज वेस्ट आइटम्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, क्लॉथ, वुड, इन सारी चीजों का प्रयोग करके बच्चे मॉडल तैयार करके ले आते हैं, ठीक है। तो किस तरह के रिसोर्सेज, लो कॉस्ट मटेरियल, लोकल लो कॉस्ट मटेरियल का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी आप करवा सकते हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं, अलग अलग मतलब जैसे ग्रुप में स्कूलों में दिया भी जाता है कि एक ग्रुप को ये मॉडल बनाने के लिए दे दिया, दूसरे को ये दे दिया, तीसरे को ये दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन के थ्रू भी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, वहां से भी रिसोर्सेज जैसे अलग अलग बच्चों को मॉडल्स दे दिया तो वो मॉडल्स आपको बच्चों को कोई भी चीज समझानी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड्स की, भाई हार्डवेयर इंस्ट्रक्शनल एड्स वो होती हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइसेस यूज टू प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, जैसे क्या हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, सीसीटीवी, कंप्यूटर, वीसीआर, मोशन पिक्चर्स हार्डवेयर में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि जिनको आप छू कर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती है, मटेरियल्स यूज्ड अलोंग विद हार्डवेयर, यानी कि इसके लिए आपको हार्डवेयर की भी यूज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, और आप इंडिपेंडेंटली भी स्पोर्ट मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए किसी हार्डवेयर की जरूरत ना हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन जैसे अब मैं कैमेटेशिया ओबीएस का यूज कर रही हूँ तो कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत तो पड़ेगी ना, विदाउट उसके तो मैं बना नहीं सकती वीडियो, तो वही है इसमें, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, पोस्टर, स्लाइड्स, ये किस में आ जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको पजल होने वाली सिचुएशन भी नजर आ रही होगी, जैसे ब्लैक बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पर किस लिए इंक्लूड किया गया है कि भाई ब्लैक बोर्ड तो हार्डवेयर है लेकिन उस पर जो भी मटेरियल लिखा है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सॉफ्टवेयर,
ठीक है। तो जैसे मटेरियल यूज्ड अलोंग विद हार्डवेयर और इंडिपेंडेंटली टू सपोर्ट लर्निंग, ठीक है, यानी कि हार्डवेयर की भी आवश्यकता पड़ेगी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड के लिए, और साथ में मतलब आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। अब मैप की अगर हम बात करें तो कई बार होता है ना कि भाई मैप किस में आएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में। तो मैप जो है क्या है, एक तरह से हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो भी मटेरियल ड्रॉ किया गया है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये अमूमन हमने किस में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बुक्स होंगी उसमें आप देखेंगे तो अमूमन यही इसी तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा सा डाउटफुल है लेकिन एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। कई बार मुझे भी बहुत डाउट लगता है कि भाई मैप हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया, ये हार्डवेयर तो नहीं है या सॉफ्टवेयर कैसे हो सकते हैं। तो जो हार्डवेयर है ये जैसे मैप, ब्लैक बोर्ड, लेकिन इन पे जो मटेरियल लिखा गया है वो सॉफ्टवेयर में आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल डिटेल में मैंने करवाने की कोशिश की है। बिल्कुल आप अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो मतलब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, किसके द्वारा दिया गया है, एडगर डेल। ठीक है, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की बात कौन करते हैं, एडगर डेल। किस सन में किया था, 1969 में। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप अगर रखना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड एड। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्टेड एड्स कौन सी होंगी, प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, ये सारा हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जस्ट अभी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चंस में ज्यादा एक्सपेक्ट मत करा करो कि हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं चीजों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक को भी हमने रिसेंटली डिटेल में किया है, साथ ही हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एड में इनमें से क्या आएगा, चार्ट, ग्लोब, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फ्लैश कार्ड। तो प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टेड एड जिसमें हम प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो इनमें से क्या होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। यानी कि इनमें से बच्चों में लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा। चार्ट का प्रयोग करेंगे लिसनिंग के लिए, ऑडियो टेप, फ्लैश कार्ड या मॉडल। भाई सुनने से संबंधित है तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑडियो टेप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड 3D एड। भाई नॉन प्रोजेक्टेड में 2D और 3D दोनों तरह की एड आती है, लेकिन इसमें 3D एड की बात की गई है। नॉन प्रोजेक्टेड 3D एड इनमें से कौन सा होगा, स्लाइड, मॉडल, वीडियो या फिल्म स्क्रिप्ट। तो क्या होगा, मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंस्ट्रक्शनल जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं मैप से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो गुड मतलब एक अच्छी टेक्स्ट बुक की क्या विशेषता होगी, टफ लैंग्वेज, रिच इन जार्गन, लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल कंटेंट, नो इलिस्ट्रेशन। तो क्या होना चाहिए भाई, जो भी चीजें हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, जो भी कंटेंट है, ठीक है, लॉजिकल और सीक्वेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग मॉडल इज बेस्ट यूज्ड फॉर। यानी कि वर्किंग मॉडल किसके लिए बेस्ट होते हैं, रीडिंग स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ प्रोसेस, इंप्रूविंग हैंड राइटिंग या ड्रॉइंग चार्ट्स। तो वर्किंग मॉडल किसके लिए, किसी चीज को डेमो देना है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड। तो जो सॉफ्टवेयर वाली इंस्ट्रक्शनल एड थी वो मैंने अलग बताई थी, और जो हार्डवेयर वाली थी वो आप लोगों को अलग से बताई थी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या आएगा इनमें से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड में, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, स्लाइड। ये क्या है, ये हार्डवेयर में आएगा, क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर जो हम चीजें लिखते हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच TLM इनहेंस बोथ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस। यानी कि किस प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल दोनों तरह की ऑडियो और विजुअल सेंसेस को इनहेंस करता है, पॉडकास्ट, चार्ट, मोशन पिक्चर्स या डायग्राम। तो क्या आ जाएगा, मोशन पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2D नॉन प्रोजेक्टेड एड। यानी कि किस तरह की है, नॉन प्रोजेक्टेड है और 2 डायमेंशनल है, कौन सा होगा, मॉडल तो 3 डायमेंशनल है, पोस्टर, टीवी, स्लाइड्स। तो क्या होगा, पोस्टर, वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आप सेलेक्ट करेंगे किसके आधार पर सेलेक्ट करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स, कॉस्ट ओनली, नेचर एंड साइज ऑफ ऑडियंस, टीचर प्रेफरेंस ओनली। तो किसके आधार पर, भाई जो भी ऑडियंस है उसका नेचर और साइज क्या रहेगा। यानी कि हमने पढ़ा भी था ना कि जब भी आप इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को सेलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, तो उसमें नेचर एंड साइज ऑफ ऑडियंस पहला ही था, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्डवेयर एड। यानी कि हार्डवेयर एड का एग्जाम्पल पूछा गया, इनमें से कौन सा होगा, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप और फ्लैश कार्ड। तो क्या होगा हार्डवेयर का, एपीडियास्कोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ दीज चार्ट्स इज यूज टू शो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। देखिए, जब मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स की बात करी थी, अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, तो मैप से भी क्वेश्चन आ जाता है, चार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। भी जैसे बता दिए, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को शो करने के लिए किस तरह के चार्ट का प्रयोग करेंगे, टाइम चार्ट, स्ट्रीम चार्ट, ट्री चार्ट, सीक्वेंस चार्ट। तो किस तरह के चार्ट का प्रयोग करेंगे, टाइम चार्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग टीएलएम इज टू, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्यों यूज करते हैं हम। पास टाइम, डेकोरेट क्लास, रीइंफोर्स लर्निंग, अवॉइड सिलेबस। तो किस लिए करते हैं, लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हिस्टोरिकल मैप्स आर यूज टू शो, भाई जो हिस्टोरिकल मैप्स हैं वो किसको शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वार प्लेस एंड बाउंड्रीज, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसके लिए यूज किया जाता है, वार प्लेस एंड बाउंड्रीज के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए फिजिकल मैप का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मेरे को कमेंट करके बताना किस तरह की मैप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट बेसिक टीएलएम यूज्ड इन अ क्लासरूम इज, भाई सबसे जो बेसिक टीएलएम होता है, सबसे बेसिक टीचिंग मटेरियल जो हम क्लास में यूज करते हैं, वो इनमें से कौन सा होगा, मैप, टीवी, टेक्स्ट बुक या पॉडकास्ट। तो क्या होगा, टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया ना, अच्छी टेक्स्ट बुक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो भी पूछ सकते हैं, इनमें से क्या अच्छी टेक्स्ट बुक की विशेषता नहीं होगी वो भी पूछ सकते हैं। तो क्या नहीं होगी, एक्टिविटी बेस्ड कंटेंट, लॉजिकल सीक्वेंस, डिफिकल्ट वोकेबलरी, मोटिवेटिंग लैंग्वेज। तो क्या होगा, मतलब कौन सी विशेषता नहीं होगी, डिफिकल्ट वोकेबलरी। भाई बहुत शब्दावली बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट टीएलएमएस शुड इन्वॉल्व, यानी कि जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बिल्कुल लो कॉस्ट पे प्रिपेयर करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट वाली स्लाइड भी आप लोगों को बताया था कि भी उसमें जो भी हम टीचिंग लर्निंग लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करते हैं उसमें स्टूडेंट्स और लोकल मटेरियल्स, मतलब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोकल मटेरियल्स का यूज करना है। तो आंसर क्या रहेगा, स्टूडेंट्स एंड लोकल मटेरियल्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटेटिव मटेरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट हर बच्चा करे।